Good morning students and my dear friends, today is 8th of January 2024 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू विजिबल। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, पर्सनल टैक्स टू गेट अ रिबेट स्वीटनर। तो 1 फरवरी को जो एंट्रिम बजट प्रेजेंट किया जाने वाला है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए प्रेजेंट किया जाएगा, और जनरल इलेक्शन के बाद जो फुल फ्लेज बजट प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि प्रोबेबली पर्सनल इनकम टैक्स रेजीम में गवर्नमेंट कुछ टैक्स रिबेट की लिमिट्स को इंक्रीज कर सकती है। तो जो ऐसे इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज को, मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स को कुछ रिलीफ दे सकती है। और इस रिलीफ के तहत जो पर्सनल इनकम टैक्स रेजीम है वो मॉडिफाई किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर टैक्स रिबेट, मोर टैक्स रिलैक्सेशन टू मिडिल क्लास पीपल और मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स। तो अभी जो टैक्स रिबेट अवेलेबल है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख की इनकम तक अवेलेबल है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसको इंक्रीज करके 7.5 लाख पर एनम तक किया जा सकता है नए रेजिम में। हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल डिस्क्लोजर नहीं है। जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है, उन्होंने एनोनिमिटी के बेसिस पर इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है। तो जो नेट टैक्स लायबिलिटी है, जो यहाँ बोल सकते हैं, जो टैक्स रिबेट एलिजिबिलिटी है, वो नेट इनकम पर कैलकुलेट होती है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ ₹50,000। तो इंडिविजुअल्स का ये कहना है कि ऐसे पर्सन, ऐसे हाउस होल्ड जिनकी जो इनकम है वो 7.5 लाख पर एनम है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल स्टैंडर्ड डिडक्शंस, उनको 2025 के बाद किसी भी तरह का टैक्स जो है वो जनरल नहीं पे करना पड़ेगा। अभी प्रपोज्ड है ये, हालांकि एक्चुअली में गवर्नमेंट इसको लेकर के आती है नहीं आती है तो इंटरिम बजट में ही देखने को मिलेगा। पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है, जनरली जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी का बर्डन होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक एक्सचेकर होता है या टैक्स पेयर होता है, उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया जाए, उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, उस पर टैक्स जो बर्डन है उसको रिलैक्स किया जाए, कुछ टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो इसके लिए फाइनेंशियल बिल जो है वो प्रपोज किया जा सकता है, हालांकि फुल फ्लेज बजट जो है वो जनरल इलेक्शन के बाद ही आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स इन द इनकम रेंज ऑफ 5.5 to 9 lakhs ईयर फाइल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न। एज आई डिस्कस, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन पर, जो मिडिल इनकम ग्रुप फैमिलीज हैं या जो मिडिल इनकम ग्रुप इंडिविजुअल्स हैं, उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स बर्डन होता है। हम बोल सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट टैक्स पेयर है इकोनॉमी में। तो हम देख सकते हैं नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिटर्न फाइल कितना हुआ है, और इसी को देखते हुए प्रोबेबली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट में इस तरह का प्रपोजल ला रही है। हालांकि इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। मेजरली अगर हम देखें तो प्राइमरली जो एडवांटेज गवर्नमेंट सीख करे दैट इज टू गेट द बेनिफिट इन जनरल इलेक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। अर्निंग बेट्स बॉन्ड इंडेक्स मूव लिफ्ट एफपीआई इनफ्लो टू 9-year हाई। तो अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 24 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में इक्विटीज और डेट हेयर मीन्स इंडियन इक्विटीज और डेट में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो रहा वो पिछले 9 सालों का सबसे हाईएस्ट रहा। तो एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, तो NSDL के डेटा के अकॉर्डिंग 24 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें इंडियन इक्विटी और इंडियन डेट में देखने को मिला वो पिछले 9 सालों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो अप्रॉक्सीमेटली अभी तक अगर हम देखें तो 2.68 ट्रिलियन का हमें एफपीआई इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड हाई जो है उस रिकॉर्ड हाई से केवल 9,625 करोड़ दूर है। तो जो अपकमिंग 3 months बचे हैं, जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो 3 महीने बचे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि प्रोबेबली ये जो हाईएस्ट अभी तक का एफपीआई इनफ्लो का जो रिकॉर्ड है, जो हमें 2015 में देखने को मिला था, ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो आगे आने वाले 3 महीनों में और ज़्यादा हमें एफपीआई इनफ्लो इंडियन इक्विटी और डेट में देखने को मिल सकता है। अगर हम एवरेज टर्म्स की बात करें, मंथली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली
80 करोड़ इंडियन इक्विटी और डेट में इस साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 24 खत्म होगा, ये जो 3 महीने बचे हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये फाइनल फिगर जो है वो एक नया रिकॉर्ड एफपीआई इनफ्लो के केस में दर्ज करेगा। और अगर इक्विटी और डेट को कंपेयर करें, इन दोनों में अगर सेपरेट इन्वेस्टमेंट देखें कि इक्विटी में एफपीआई कितना रहा, डेट में एफपीआई कितना रहा, तो इक्विटी जो है, इक्विटी में अप्रॉक्सीमेटली रुपी 2.02 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें या नेट फ्लो देखने को मिला। डेट इंस्ट्रूमेंट जो रहे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 66,150 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट या एफपीआई की बात हो रही है वो देखने को मिला। और अगर आपको याद हो 2015 में जब पॉलिटिकल रिजीम चेंज हुआ था, जब बीजेपी या जो करंट गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई थी, उस समय जो इक्विटी इनफ्लो था वो 1.11 ट्रिलियन का था। जो नेट डेट इनफ्लो था वो 1.66 ट्रिलियन था। हालांकि उतना रिकॉर्ड अभी फिलहाल 9 महीनों में नहीं आया, लेकिन इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस बार जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो रोबस्ट रहेंगे और इसी की वजह से एफपीआई इनफ्लो जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और प्रोबेबली जो 3 महीने कंप्लीट होते होते 2015 का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट टर्निंग द टाइड। एफपीआई इनफ्लो कुड सेट अ न्यू रिकॉर्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। पिछले 9 सालों का डेटा दिया हुआ है, अभी तक 2015 का रिकॉर्ड पिछले 9 सालों में देखने को नहीं मिला है, बट इस साल कहा जा रहा है कि हो सकता है ये रिकॉर्ड ब्रीच हो जाए। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। अडानी वे ग्लोबल प्लान्स फॉर एयरपोर्ट बिजनेस। अडानी ग्रुप अपने जो एयरपोर्ट बिजनेस है उसकी ग्लोबल प्रेजेंस को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा है, स्पेशली विद फार ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो एज पर द टॉप एग्जीक्यूटिव, अडानी ग्रुप इज वेइंग फॉर द ग्लोबल प्लान फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस एट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट्स। और ये जो एक्सपेंशन प्लान कर रहा है अडानी ग्रुप, दिस विल बी द पार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ एयरपोर्ट प्लान्स ऑफ द ग्रुप विच इंटर्ड इन द सेक्टर इन 2020। 2020 में अडानी ग्रुप ने एविएशन में एंट्री करी थी और अब उसमें एक्सपेंशन के सेकेंड फेज में ग्रुप जो है वो जाना चाह रहा है। लेट अस सी क्या है, कितना फंड रेजिंग या हमें और कितने मेजर डिसीजंस देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, फंड्स टू बूस्ट रीच ऑन फिनटेक विश लिस्ट। तो ये पेज नंबर 4 का दिया हुआ आर्टिकल है। पेज नंबर 1 के जो आर्टिकल है वो हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के जो बजट आने वाला है, स्पेशली जो इंटरिम बजट आने वाला है, उसमें फिनटेक कंपनीज और जो एसोसिएटेड एंटिटीज हैं दे आर होपिंग फॉर समथिंग न्यू। और उनको लग रहा है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट इस बजट में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाएगी जिससे कि उनको अपना बिजनेस एम्पावर करने में, बूस्ट करने में हेल्प मिलेगी। फिलहाल के लिए जो फिनटेक हैं और जो एसोसिएटेड एंटिटीज हैं जो टियर 2 रीजन में सर्व करती हैं, ऐसा वो एंटिसिपेट करने की इस बजट में, इस इंटरिम बजट में प्रोबेबली उन्हें इससे बियॉन्ड अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का, बूस्ट करने का मौका मिलेगा विद एन एम्फेसिस ऑन सपोर्टिंग इंटरप्राइजेस लेड बाय वुमेन। तो स्पेशली ऐसे इंटरप्राइजेस जिनको वुमेन लीड कर रही हैं, उस इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो जो एंटरप्राइजेस हैं उनको फिनटेक और एसोसिएटेड एंटिटीज जो हैं वो सपोर्ट कर सकेंगी आफ्टर दिस यूनियन बजट। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर को देखें तो इस बार जो फिनटेक्स हैं उन्होंने बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं वो फेस किए हैं। कई बार गवर्नमेंट ने और इवन अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने उन पर कई सारे रेगुलेशंस जो हैं, नए नॉर्म्स जो हैं वो इम्पोज किए हैं। बट दिस टाइम कंपनीज ये ऐसा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंकरेज करने के लिए, एमएसएमईज के को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, यंग वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए और ज़्यादा उन्हें चांसेस मिलेंगे। तो लेट अस सी कि उनका जो एंटिसिपेशन है इस अपकमिंग बजट से वो पूरा होता है कि नहीं। फिलहाल के लिए जो एसोसिएशंस हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो एसोसिएटेड एंटिटीज़ हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग मोर पॉजिटिव फ्रॉम दिस अपकमिंग बजट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 12 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ऑफशोर सिंडिकेशन ऑफ लोन्स एट 15 years हाई जूम टू $21 बिलियन इन 23। तो जैसा कि अभी हमने मिंट में एफपीआई के रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया, ये न्यूज़ भी उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से है। बस ये जो ऑफशोर हम लोन लेते हैं, हम मीन जो हमारी कंपनीज लोन लेती है ऑफशोर सिंडिकेशन से जो लोन लिया था उसका डेटा है। तो अगर हम देखें इस कैलेंडर ईयर में 2023 कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, ना कि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो अगर इस कैलेंडर ईयर का डेटा हम देखें तो कंपनीज और बैंक्स ने ऑफशोर लोन सिंडिकेशन
से जो फंड रेज किया है वो पिछले 15 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। सो फंड रेज बाय इंडियन companies through these offshore loan syndications hit 15 years high into this calendar year। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना फंड लोन रेज किया, बोल सकते हैं फंड रेज किया है $21.4 बिलियन का 21.4 बिलियन का फंड रेज किया है कंपनीज और बैंक्स ने थ्रू ऑफशोर लोन सिंडिकेशन इनटू दिस कैलेंडर ईयर, जो कि 2007 से अगर हम देखें तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में जो ये साल शुरू हुआ है इसमें भी यही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन का जो फंड है वो और रेज किया जाना है इनटू अपकमिंग 3 months ऑफ दिस ईयर, यानी जनवरी, फरवरी, अगर मार्च की बात करें तो $4 बिलियन का फंड्स और रेज किया जाना है या शेड्यूल्ड है। तो ऐसा अगर हम कहें कि इस फाइनेंशियल ईयर को हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का हमें फंड रेजिंग देखने को मिलेगी, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस ऑफशोर लोन सिंडिकेशन। और अगर हम देखें तो बड़े बड़े बैंक्स ने, कैनरा बैंक्स हो गए, SBI हो गए, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये सिंडिकेटेड ऑफशोर लोन जो है उससे फंड रेज किया है। तब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ दैट इज सिंडिकेटेड लोन, और स्पेशली बोले ऑफशोर। तो ऑफशोर से मतलब जो बाहर के जो कंट्रीज के जो बैंक्स हैं जो लोन दे रहे थे तो वो तो ऑफशोर हो गया, मतलब कंट्री की बाउंड्री के बाहर। तो बेसिकली ये सिंडिकेटेड मार्केट जो है वो उसमें बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेट या अदर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन बोरोवर्स को लोन देने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑफशोर लोन सिंडिकेशन। तो बेसिकली इट इज अ मार्केट वेयर इंटरनेशनल बैंक्स पार्टिसिपेट इन सिंडिकेट डील्स फॉर इंडियन बोरोवर्स। ऑफशोर मतलब बाहर, कंट्री के बाहर जो एस्टैब्लिश हैं बैंक, जो रजिस्टर्ड बाहर हैं या बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो। सिंडिकेटेड मीन्स क्या होता है? Syndicated loan basically refers to the financing method where 2 or more lenders provide the fund for 1 or more companies with one loan agreement based on agreed terms and condition। तो एक बोल सकते हैं कंसोर्शियम टाइप का फॉर्म करते हैं, सिंडिकेशन फॉर्म करते हैं बैंक्स को या इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को लोन देने के लिए। ऑफशोर सिंडिकेशन मींस बाहर फॉरेन बैंक्स जो हैं, फॉरेन कंपनीज जो उन्होंने कोई ग्रुप फॉर्म किया किसको लोन देने के लिए? इंडियन बोरोवर्स को। तो इस तरह के जो लोन है वो इस कैलेंडर ईयर में उनका जो नंबर है, उनका जो वॉल्यूम है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ऑफशोर सिंडिकेशन में ही ये इंक्रीज देखने को मिला, ऑनशोर अगर हम बात करें विद इन द कंट्री अगर हम सिंडिकेशन देखें तो उसमें भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं उन्होंने फंड रेज किया। हालांकि अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे देश में ऑलरेडी अगर हम ऑनशोर की बात करें हमारे यहाँ क्या लोन देने वाली कंपनीज कम है या इतना फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं, क्योंकि कंपनीज बाहर से क्यों फंड रेज कर रही हैं, बैंक्स जो हैं बाहर से फंड रेज क्यों कर रहे हैं? तो मेजरली ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है उसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है, और जहां पर भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, चाहे वो ऑनशोर हो चाहे ऑफशोर हो, वहां से कॉर्पोरेट्स या बैंक जो है वो फंड रेज करने की कोशिश करते हैं। और प्राइमरली अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की बात करें तो इस बार जो इंटरेस्ट रेट रहा है वो अदर जो कंट्रीज है उसमें कम रहा है इन कंपैरिजन टू इंडियन मार्केट। और इसी वजह से इस अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए इंडियन कंपनीज और बैंक्स ने ऑफशोर लोन सिंडिकेशन के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज किया है। और यही मोमेंटम जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। तो सब बड़े बड़े नाम है, HSBC हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB, मित्सुबिशी, लगभग आप सभी नाम देखें, सब ने ऑफशोर लोन सिंडिकेशन के फॉर्म में फंड रेज किया है। एंड दिस ऑफशोर लोन सिंडिकेशन इज लाइकली टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन बोथ फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज कोर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कि इस बार बूम पर है। तो डेफिनेटली इस तरह के सेक्टर्स में जो कि बूम है, जहाँ पर ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं, ऑप्टिमिज्म है ग्रोथ को लेकर, कि डेफिनेटली वहाँ पर लोन मिलना, उन सेक्टर को लोन मिलना आसान होता है। So this is all about फंड रेजिंग स्प्री, you can just have the glimpse of it। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड जो कि पेज नंबर 1 पर दिए हुए हैं। बजट लाइकली टू सेट नॉमिनल GDP ग्रोथ एट 10.5%। तो जो इंटरिम बजट प्रपोज किया जाने वाला है 25 के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर के 10.5 तक का नॉमिनल GDP का टारगेट रखा जा सकता है अगेंस्ट 8.9% एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 बाई NSO।
हालांकि जीडीपी के जो फर्स्ट जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए उनका वेट किया जा रहा है, बट ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि जो बैक एंड में जो कैलकुलेशन चल रही है उसमें टारगेट यही प्रोबेबली सेट किया जा सकता है फिलहाल के लिए, इंटरिम बजट प्रपोज किया जाएगा। और आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो ये जो टारगेट है 10 to 10.5% का, दिस इज फॉर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एम कैप क्लब टाटा ग्रुप रिमेन्स नंबर 1, मुरुगप्पा JSW इन टॉप 10। तो इस कैलेंडर ईयर यानी 2023 के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टाटा ग्रुप जो है वो लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट रहा इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में, while the मुकेश अंबानी कैंप raised ahead of Adani business to become the second largest। तो नंबर 1 पोजीशन पर टाटा ग्रुप, फॉलोड बाय मुकेश अंबानी, और स्पेसिफिक अगर कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसके बाद तीसरे नंबर पर अडानी एंटरप्राइजेस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में 28.7 ट्रिलियन रुपी का मार्केट कैप हमें टाटा या टीसीएस का देखने को मिला, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 35% ज़्यादा है। तो टॉप 3 अगर कंपनीज की बात करें, टॉप 3 बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर दिस कैलेंडर ईयर हैज़ बीन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदानी एंटरप्राइजेस। और ये पूरी लिस्टिंग है, डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो टॉप 10 में कॉन्स्टिट्यूट हो रही हैं। 4th नंबर पर बजाज फाइनेंस है, 6th पर अल्ट्राटेक सीमेंट, 5th भारती एयरटेल, 6th HCL टेक्नोलॉजी, 7th महिंद्रा एंड महिंद्रा, 8th चोलामन इंफ्रा एंड 10th JSW या JSW स्टील। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रेड सी क्राइसिस। तो रेड सी क्राइसिस को लेकर के 2 न्यूज़ हैं, दोनों को हम साथ में ही कवर कर लेते हैं। पहली न्यूज़ देख लेते हैं, शिपर्स फेस 25% हायर कॉस्ट ड्यू टू रीरूटिंग। रिसेंटली अगर हम देखें तो रेड सी से जो वेसल्स, मर्चेंट वेसल्स जो ट्रैवल कर रही हैं उसमें अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पायरेसी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल वाटर में, स्पेशली ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो कि रेड सी का मार्ग ले रहे हैं, जो रेड सी के रूट से जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अब डेफिनेटली रेड सी से जो मर्चेंट वेसल्स जा रहे हैं, जो मर्चेंट शिप्स जा रहे हैं, अगर उन पर अटैक हो रहा है, उन पर पायरेसी हो रही है, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है, तो दे आर री रूटिंग देमसेल्फ, वो अपना रूट चेंज कर रही हैं, लॉन्गर रूट ले रही हैं। जनरली रेड सी से हमें शॉर्टर रूट मिलता है कनेक्टिविटी का, तो जो लॉन्गर रूट ले रही है तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट कर रही है। तो इस री रूटिंग की वजह से जो कॉस्ट है मर्चेंट शिपमेंट लाइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बनी हुई है। इसके अलावा सेफ्टी जो है वो भी एक प्राइमरी कंसर्न है उन सारी गवर्नमेंट्स के लिए जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली जो उस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और रिसेंटली अगर आप देखें तो जनवरी 4 में हमें सोमाली पायरेट्स ने एक वेसल को हाईजैक किया था। इस तरह से कई सारे केसेस भी देखने को मिले जहां पर इंडियंस को भी इम्पैक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली दिस टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज द मैरीटाइम रूट्स आर बीइंग डाइवर्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, और रिस्क इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें शिपिंग इंडस्ट्री, उसकी ग्रोथ, उसके पोटेंशियल, उसके प्रॉफिट पर देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, नो क्लेम्स येट बट इंश्योरेंस कॉस्ट मे राइज इफ टेंशन ग्रोज। तब चूंकि अगर हम रेड सी में देखें तो इस तरह के अगर रिस्क बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगी, रीरूटिंग होगी, टाइम बढ़ेगा, पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होगा, फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा। इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेगमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में, जो इंश्योरेंस होता है, जो कार्गो इंश्योरेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जो इंश्योरेंस है वो भी कॉस्टली होगा। इंडियन इंश्योरेंस जो हैं वो दे आर एंटिसिपेटिंग कि अगर मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट अगर हम देखें तो जो रिस्क है अगर ये इंक्रीज होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स कोई एक्शन नहीं लेते, तो डेफिनेटली जो मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली फॉर रेड सी स्केलेट्स। ऑल्दो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, इस तरह के रिस्क में इंश्योरेंस ऑफर करती हैं, उनका ये कहना है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट दे आर एक्चुअली बीइंग वेरी वॉचफुल इनटू दिस। और अगर इस तरह के केसेस या इंसिडेंट्स जो हैं वो सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंडियन ऑयल टैंकर्स के केस में, तो डेफिनेटली वी विल इंक्रीज द इंश्योरेंस कॉस्ट
जिसकी वजह से जो कार्गो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो प्रोबेबली हो सकता है हमें ऑयल के प्राइसेस में भी इंक्रीज देखने को मिले इन अपकमिंग टाइम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।